सन 1044 में 30 साल राज करने के बाद सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की मृत्यु हो गई और राजाधिराज चोल अगले सम्राट बने। अपने पिता के विजय अभियानों में राजाधिराज का एक बहुत बड़ा हाथ था। राजाधिराज के शासनकाल में श्रीलंका, मदुरई और श्रीविजय में विद्रोह हुए, जिनका कठोरता से दमन किया गया। इसके अलावा राजाधिराज ने कृष्णा नदी पार करके पश्चिमी चालुक्यों को बहुत बुरी तरह से हराया और वो चालुक्यों की राजधानी कल्याणी तक पहुंच गए, जिसकी याद में उन्होंने एक विजय स्तंभ स्थापित किया। लेकिन दूसरे अभियान के दौरान सन 1052 में कोप्पम के घमासान युद्ध में राजेंद्र वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके भाई राजेंद्र द्वितीय ने कमान संभालकर युद्ध को समाप्त किया। यह युद्ध अनिर्णायक रहा, तो एक सम्राट ने युद्ध करते हुए अपने प्राण त्यागे। यहां एक बात गौर करने लायक है। किसी एक विदेशी इतिहासकार ने कहा था कि दुनिया में केवल 4 सम्राटों ने लड़ते लड़ते जान दी है, जिनमें से एक नाम टीपू सुल्तान का भी था। इस बात से भगवान एस गिडवानी इतने ज्यादा अभिभूत हो गए कि उन्होंने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर एक उपन्यास लिख डाला, जिस पर आधारित भारत एक खोज का एक एपिसोड बना, एक अमर चित्र कथा बनी और फिर एक टीवी सीरियल भी बना। इसी श्रीरंगापट्टनम की सुरंग के रास्ते टीपू को महान जताने के जतन होते रहते हैं और हमें पूरा अंधविश्वास है कि उस बेचारे विदेशी विद्वान की 4 राजाओं की लिस्ट में राजाधिराज चोल का नाम नहीं होगा, नहीं तो इतिहास में वो भी आज एक महानायक माने जाते। तो राजाधिराज के बाद राजेंद्र द्वितीय का 11 वर्ष का शासन चला। इसमें उन्होंने सन 1062 में कुडाल संगम के युद्ध में चालुक्यों को फिर से हराया। राजेंद्र द्वितीय ने चोल साम्राज्य की गरिमा बनाए रखी। उन्होंने कई मंदिर बनवाए और कला संस्कृति को बहुत बढ़ावा दिया। महान विष्णु भक्त रामानुजाचार्य भी इन्हीं के समकालीन थे। संसार का नियम है अभ्युदय, उत्कर्ष और पतन। सन 1060 के आसपास चोलों के पतन के संकेत मिलने लगे, लेकिन यह भी एक लंबा प्रसंग था। राजेंद्र द्वितीय के बाद उनके भी छोटे भाई वीर राजेंद्र का 7 साल का संक्षिप्त शासन आया। सारा जीवन अपने बड़े भाइयों की सेवा में गुजारने के कारण वीर राजेंद्र को ज्यादा राज करने का मौका नहीं मिला। उनके बाद उनके पुत्र अति राजेंद्र का कुछ महीनों का शासन आया। इस समय एक अद्भुत घटना घटी। सम्राट राज चोल की बेटी कुंडवई का विवाह पूर्वी चालुक्य राजा विमलादित्य से हुआ था। उन दोनों के बेटे राज नरेंद्र का विवाह राजेंद्र चोल प्रथम की बेटी अम्मंगई देवी से हुआ था। उनसे एक पुत्र जन्मा राजेंद्र, जिसका दूसरा नाम था कुलोत्तुंग। उधर वीर राजेंद्र की एक और पुत्री राज सुंदरी का विवाह उड़ीसा के पूर्वी गंग वंश के राज देव से हुआ और उनसे जो पुत्र जन्मा उसका नाम था अनंतवर्मन चोडगांग देव। सन 1061 में पूर्वी चालुक्य राज्य में राजेंद्र चालुक्य अपने पिता के बाद पूर्वी चालुक्य राजा बने। सन 1070 में एक विद्रोह में चोल सम्राट अति राजेंद्र की हत्या हो गई। इसका फायदा उठाकर सन 1070 में श्रीलंका के सिंहल राजाओं ने अधिकांश श्रीलंका को चोलों से मुक्त करवा लिया। लेकिन अब अनुराधापुरा का समय गुजर चुका था और चोलों के बनाए गए पोलोनारुआ को नई राजधानी बनाया गया। इस तरह से श्रीलंका के इतिहास का अगला अध्याय शुरू हुआ, पोलोनारुआ काल। आज अनुराधापुरा और पोलोनारुआ दोनों ही विश्व धरोहर हैं, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इधर भारत में पूर्वी चालुक्य नरेश राजेंद्र अपने मामा और नाना के सिंहासन पर दावा करने तंजौर पहुंच गए। उन्होंने स्वयं को चोल सम्राट घोषित कर लिया। ये कहलाए चोल सम्राट कुलोत्तुंग प्रथम। यहां से चोल सम्राटों की एक अलग वंशावली शुरू होती है और उधर उड़ीसा में कुलोत्तुंग के भांजे यानी ममेरी बहन के बेटे अनंतवर्मन चोडगांग देव कलिंग सम्राट बने और सबसे महान गंग सम्राट साबित हुए। तो इन सभी शासकों की माताएं चोल घराने से थीं। कुलोत्तुंग प्रथम भी एक बहुत शक्तिशाली सम्राट थे, लेकिन उन्होंने श्रीलंका को वापस लेने की कोशिश नहीं की। बाकी साम्राज्य बरकरार रहा। इस बीच जब जब श्रीविजय में विद्रोह होता, चोल सम्राट वहां अपनी नौसेना भेजकर मामला सुलझा लेते थे। कुलोत्तुंग का शासन लगभग 50 वर्ष चला। उनकी मृत्यु के बाद एक 7 चोल सम्राट और हुए, लेकिन इनमें वो बात नहीं थी।
कुलोत्तुंग और उनके बाद की कुछ पीढ़ियों ने कलिंग पर कई बार आक्रमण किए, लेकिन अब पूर्वी गंग भी बहुत ताकतवर हो चुके थे। धीरे धीरे श्रीविजय भी चोलों के हाथ से चला गया। सन 1192 में जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, तब भी चोल दक्षिण भारत में राज कर रहे थे। अब तक मदुरई के पांड्य शक्तिशाली हो चुके थे। सन 1279 तक पांड्यों ने चोल साम्राज्य का अंत कर दिया और दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े भूभाग को अपने अधीन कर लिया। लेकिन यह खुशी लंबी नहीं चली। दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का जानशीं मलिक काफूर सन 1311 के आसपास दक्षिण भारत में आ धमका और उसने कन्याकुमारी तक तबाही मचाई। आने वाले 12 साल में पांड्य साम्राज्य पर दिल्ली के 2 और बड़े हमले हुए और पांड्य राज्य, जो कि आदिकाल के 3 तमिल राज्यों में से अंतिम था, वो भी समाप्त हो गया। चोलों का योगदान क्या है? हम चोलों को क्यों याद रखें? चोलों ने सदियों तक दक्षिण भारत में एक छत्र राज किया और लगभग 1 शताब्दी तक अपनी शक्तिशाली नौसेना के जरिए हिंद महासागर के समुद्री व्यापार मार्ग पर अपनी पकड़ बनाए रखी। आर्थिक समृद्धि अपने शिखर पर थी। भारत का इस्पात यानी स्टील वैसे भी दुनिया भर में मशहूर था, जिसमें चोल साम्राज्य में बने स्टील की एक विशेष पहचान थी। चोलों ने जो तमिल साहित्य में जान फूंकी थी, वो अब तक दिखाई देती है। चोल काल की कलाकृतियों की उत्कृष्टता और गिनती दोनों ही अद्वितीय हैं, चाहे वो मिट्टी की हो या कांसे की या सोने चांदी की। इन सब कलाकृतियों का एक प्रतीक है नटराज, जिसे आज भी हम जगह जगह देखते हैं। और चोलों के हिंद महासागर में अरबिस्तान से लेकर सिंगापुर और इंडोनेशिया तक फैले वैभव, शक्ति और भव्यता का प्रतीक है बृहदीश्वर मंदिर। अब विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह था हमारी दक्षिण भारत के राज्यों के इतिहास की सीरीज का पहला अध्याय। हम पांड्य, विजयनगर और दक्षिण पूर्वी एशिया के साम्राज्य जैसे श्रीविजय, खमेर, मजपहित वगैरह पर भी वीडियो बनाना चाहते हैं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो जरूर बनाएंगे।